चलिए प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? परीक्षा की तैयारी चल रही है मस्ती से? हाँ, यस नो करना है, ढंग से बोलना है। तैयारी हो रही है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो संडे का टेस्ट का टाइम रखा है उसके अनुसार हम तैयारी में भिड़ गए हैं। क्वेश्चन जो आपको भेजा गया है साथ में उसका सॉल्यूशन भेज दिया गया है। आप उसको तैयारी करने में लगे होंगे और हम रिवीजन कराने में लगे हुए हैं। तो रिवीजन कराते जाएंगे, तैयारी होते जाएगी। तो चलिए आप तैयार हो जाइए कंसंट्रेट होके। हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके सजेशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 है उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया था। तो चलिए हम लोग कंसंट्रेट हो जाएं, आगे बाकी क्वेश्चन पर हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे और हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो रेडी हैं हम लोग? तो हम लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। जैसा कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे जैसा जल्दी से। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? आपका क्वेश्चन नंबर 6 मैग्नेटिज्म में है। मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 8 था जिसका व्याख्या हो चुका है पिछले क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड क्वेश्चन है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक मैग्नेटिक डायपोल को या क्षण चुंबक को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखकर उसको घुमाएंगे कुछ एंगल से तो कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको रात में पूछा गया था। तो आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया था, तो परसेंटेज आंसर का कितना सही हुआ था? 90% सही किया था। तब तो बहुत अच्छी बात है। यदि 90% हम जवाब दे देते हैं सही सही तो ठीक है। तो अगेन आज फिर से आपका क्लास होगा, लाइव टेस्ट होगा। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिज्म का हाफ पार्ट कंप्लीट किया था, हाफ पार्ट उसको आज करेंगे और उसके साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। लगभग 40 क्वेश्चंस होंगे, 1.5 घंटे का आपका टाइप टेस्ट होगा, उसको आप मेंटेन करेंगे। वो आपका आज रात में 8:30 बजे से लाइव स्टार्ट करेंगे, वो 10 बजे तक हो जाएगा। आप उसको तैयार हो जाएंगे। जो कल आपने टेस्ट दिया था उसका PDF भी आपको कुछ देर में चला जाएगा और उसके बाद फिर आज जो टेस्ट लेंगे उसका भी PDF आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो और उसके कुछ देर बाद चला जाए या सुबह सुबह तक में पहुंच जाएगा। तो जैसे भेजते जा रहे हैं आप तैयार करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप तैयारी को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करें कि मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को रखेंगे। मैग्नेट में 2 पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को रखें। मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, इसका मतलब कि हमारे घर में 2 दीवार आमने सामने है। एक दीवार को मैं नॉर्थ पोल मानूं, दूसरे दीवार को साउथ पोल मानूं, तो उसके बीच में एक समान मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उस मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी वेक्टर भी लेते हैं। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही मैग्नेट को रखेंगे तो वह मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के दोनों पोल पर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कितना होना चाहिए वो जानना होगा। टॉर्क कितना लगना चाहिए वो जानकारी होनी चाहिए और तब वह डिफ्लेक्ट करेंगे, उसको रोटेट करेंगे कुछ एंगल से तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। ये पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। 5 मार्क्स में आता है तो उसके साथ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देगा, उसको भी जोड़ के पूछेगा, 5 मार्क्स का बन जाएगा। अकेला पूछेगा 2 मार्क्स का बन जाएगा। तो चलिए हम 5 मार्क्स के हिसाब से इसको बताते हैं। अपने आप 2 मार्क्स में आएगा तो कुछ बातें कहेंगे, क्या क्या इसको रिमूव कर दीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, 2 मार्क्स के लिए आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में भी होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैट के सजेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में दिए हैं उसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर उसको घुमाते हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन बताते हैं तो 2-3 क्वेश्चन का जवाब आपको सजेशन में मिल जाता है। टारगेट लीजिएगा, गौर से देखिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा।
पिछले दिन जो क्लास हुई थी उससे भी करीब 3 या 4 क्वेश्चन का जवाब शॉर्ट में भी मिल चुका था। तो वो थोड़ा सर्च करना होगा आपको, सर्च करिएगा, लगेगा हाँ इसका जवाब तो मिल गया, हम इसका जवाब जान गए, हम इसको तैयार कर लेते हैं। ये सब पॉलिसी थोड़ी सी अपनानी पड़ेगी आपको। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग के पास है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल कहिए या बार मैग्नेट कहिए, छड़ चुंबक कहिए, छड़ चुंबक, बार मैग्नेट को विक्षेपित करने में, डिफ्लेक्ट करने में, विक्षेपित डिफ्लेक्ट करने में किया गया कार्य। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। जवाब होता है वह W बराबर mv1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रूफ करके दिखाना है आपको, आंसर हमारा यही है। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी और चुंबकीय का स्थितिज ऊर्जा, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। यदि सिंबल यू दें तो हो जाएगा माइनस mv कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला को एक साथ पूछ देगा प्रूफ करने के लिए तो 5 मार्क्स, कोई एक बात पूछेगा 2 मार्क्स, राइट। सेम चीज़ इलेक्ट्रोस्टैट में भी होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में होगा वर्क डन, तो वहाँ पर W बराबर हो जाएगा m हटा के वहाँ लिखेंगे डायपोल मोमेंट P होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है 1 माइनस कॉस थीटा, और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो वहाँ पर जवाब होगा P कॉस थीटा। सेम फार्मूला, सेम थ्योरी, सेम कैलकुलेशन, बस अंतर क्या हुआ दिखाई पड़ रहा है। M मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पर P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थीटा एंगल से वहाँ भी घुमाएंगे, यहाँ भी थीटा एंगल से घुमाएंगे, राइट। ये हो गया हमारा, दोनों जगह एक क्वेश्चन पढ़ाने से हम दोनों जगह तैयार कर चुके होते हैं। तो चलिए एक तीर 2-4 शिकार के फेर में हम लगे हुए हैं। एक तीर छोड़ें तो 2-4 शिकार हो जाए। लॉन्ग क्वेश्चन 2 चैप्टर का हो जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 चैप्टर का हो जाए, ये हमारी पॉलिसी है। तो चलिए इस पॉलिसी को आप लोग फॉलो करेंगे, हम आगे बढ़ जाते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या कंसेप्ट है सर, तो चलिए ध्यान देंगे, स्टार्ट करें। मैं आइए आप मैं चेंज करता हूँ आपके पास, लिखे नहीं थे तो लिखा हुआ है आपके पास पहले से, है ना। लेलभा जैसा मत कीजिए, थोड़ा एक्टिव रहने का कोशिश कीजिए। अब कब एक्टिव होइएगा? परीक्षा के बाद, 1 फरवरी के बाद। अच्छा 2 फरवरी को फिजिक्स है, कोई टेंशन नहीं। हाँ थोड़ा सा अंडर डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे अपने आप को, हमको मज़ा आएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, सिलेबस ख़त्म हो गया, छुट्टी देने में हमको कोई देरी नहीं लगेगा। सब सजेशन एक बार भेज देंगे व्हाट्सएप में, बाय बाय करने में हमको कोई देरी नहीं लगेगा। आप कितना लेना चाहते हो आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, अदरवाइज मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका। छुट्टी का घोषणा करने में कोई देरी नहीं लगेगा। यदि लेना है फुल डिसिप्लिन में लीजिए और तैयारी भी कीजिए, ये नहीं कि खाली अलियाँ बैठी के लियाँ टेस्ट वादी नहीं भी नहीं करवाऊँ, फिर अगला टेस्ट के बाद रिवीजन होगा उसमें नहीं बैठने देंगे। टेस्ट में जितने बच्चे एब्सेंट करेगा अगला रिवीजन में उसको एब्सेंट, एकदम आउट। ये सब छोटा छोटा बात पे ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि आजकल कीजिएगा सारा पढ़े तर तो रहे, वो सब गप नहीं चलेगा।
ये आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैंने सोच लिया। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को रखना है। सर ये मैग्नेटिक एक्सिस को दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, जो इसके साथ फाई एंगल बनाता है। क्या बनाता है? फाई एंगल बनाता है। तो मैग्नेटिक एक्सिस है तो मैग्नेट होगा। यस सर, ये मैग्नेट है आपका। इस मैग्नेट का ये साउथ पोल यहाँ पर दिखा दीजिए और यहाँ पर नॉर्थ पोल दिखा दीजिए। अब हम बच्चे लोग विचार करते हैं, यहाँ पर इस नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगेंगे। नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगेगा, और साउथ पोल है यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा। और ये सेंटर हो गया, ओ पॉइंट हो गया। तो डायपोल लेंथ सबको पता है, यहाँ से यहाँ क्या होता है 2L। डायपोल लेंथ आपका मैग्नेटिक लेंथ 2L हो जाता है, और मैग्नेटिक मोमेंट का दिशा इस दिशा में होगा। और ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m बराबर स्मॉल m इंटू वेक्टर 2L बोलते हैं, याद है ना। तो m क्या हुआ सर? पोल स्ट्रेंथ। m क्या हुआ? पोल स्ट्रेंथ हुआ। तो मैं आपसे पूछूंगा ये फोर्स कितना होगा सर? F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कितना होगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका एरो को हटा देंगे। पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सर कहाँ से ला दिए ये तो बात? सर ये बात कहाँ से ला दिए आप? तो माय डियर बच्चों लोग देखिएगा गौर से। तो आपको याद करो, मैंने सिखाया था किसी मैग्नेट के एक पोल के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है, और यदि यहाँ पर पोल दूसरा मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ P है, M है, तो फोर्स F बराबर या मैग्नेटिक फील्ड बराबर बताए थे, मैग्नेटिक फील्ड B बराबर बताए थे फोर्स बाय मास, सॉरी पोल स्ट्रेंथ, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। तो ये फार्मूला यूज किए थे, उसी फार्मूला से F बराबर हो जाएगा M इंटू B हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रोस्टैट में जब बात करेंगे तो यदि कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर है, इसके कारण कोई बिंदु P है, मान लो यहाँ पर इंटेंसिटी E है, तो इंटेंसिटी का वैल्यू बताए थे। फोर्स यदि F लगता है तो E बाय Q बाय F, सॉरी F बाय Q, याद है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैट में फोर्स बराबर पूछेंगे F बराबर चार्ज इंटू इंटेंसिटी, क्या बोलेंगे? तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू चार्ज है, और मैग्नेटिक फील्ड में जब फोर्स निकालेंगे तो पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यस। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हुआ ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हुआ ये। तो हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, लिखेंगे एक टो को, डिस्कस दोनों का होते जाएगा। तो चलिए आइए, ये गप हो गया ख़त्म, इसको हम लोग समझ लिए यहाँ तक। सर याद हो गया हम लोगों को। तो फोर्स यहाँ लगता है, दोनों फोर्स इक्वल अमाउंट का होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सर इसको कहते हैं कपल ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? कपल ऑफ फोर्स। हिंदी में कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं? बल युग्म बोलते हैं इसको हम लोग। और इस बल युग्म का मोमेंट जो होता है, मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, दूसरा नाम है टॉर्क। टॉर्क लगेगा, और उस टॉर्क का वैल्यू हिंदी में कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण, या शॉर्ट में बोलते हैं बल आघूर्ण। तो ये जो हो जाएगा आपका सिंबल होना चाहिए टॉ। वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B, मतलब ऑब्जेक्टिव में भी पूछे थे, है ना, एकदम कई बार आ चुका है। और यही चीज़ इलेक्ट्रोस्टैट में पूछेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट में आपका हो जाएगा टॉ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। इलेक्ट्रोस्टैट में ये होगा, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक मोमेंट P होता है, सॉरी डायपोल मोमेंट P होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E होता है।
एकदम सेम स्टाइल का है, राइट। तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा टॉ बराबर मैग्नीट्यूड लेंगे एम बी साइन, राइट, कोई डाउट में? चलिए वेरी गुड। अब बच्चे लोग गौर से देखना, इस डायपोल मैग्नेटिक डायपोल पर ये टॉर्क लग रहा है तो ये विक्षेपित होना चाहेगा, तो हम लोग इसको स्मॉल एंगल डी फाई से डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, विक्षेपित करना चाहते हैं। कितने एंगल से? डी फाई एंगल से। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसको कहेंगे, हिंदी में कहेंगे अल्प कोणीय विस्थापन। क्या बोलेंगे? अल्प कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ? डी फाई। के लिए वर्क डन जो होगा वह वर्क डन भी होगा स्मॉल। क्या गया? कार्य वर्क डन डी डब्ल्यू बोलेंगे। तो ये सर क्या होगा? तो कहता है टॉर्क टॉ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जनरली किसी बॉडी पर बल लगा के यदि हम खींचना चाहेंगे तो बल लगाएंगे F और डिस्प्लेस होगा S। तो यहाँ पर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है? लेकिन सर यहाँ वस्तु खिसक नहीं रहा है, कुछ एंगल से घूम रहा है। तो जब कुछ एंगल से रोटेट करता है, घूमता है, तो वहाँ पर वर्क निकालने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण गुना कोणीय विस्थापन, ये बोलेंगे हम लोग हिंदी में। तो सर ये डी डब्ल्यू हमारा यहाँ से निकल जाना है, टॉ का मान हो गया एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यही चीज़ निकालोगे तो वहाँ पर भी यह हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर सर पी ई साइन थीटा इंटू साइन फाई इंटू डी फाई। फाई ले रहे हैं तो सबसे फाई लेंगे, राइट। ये हो गया स्मॉल वर्क डन। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर इनिशियली संतुलन की स्थिति में कहता कहाँ होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में यदि मैग्नेट को रखेंगे, यह मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को बताता है, डायरेक्शन को, और उसी की दिशा में इसको रखेंगे मैग्नेट को, तो वह संतुलन की स्थिति में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्थिति में रहेगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो उस समय थीटा क्या बोलेंगे, फाई क्या बोलेंगे? जीरो। तो जीरो एंगल से थीटा एंगल तक डिफ्लेक्ट करना चाहेंगे तो टोटल वर्क डन कितना होगा? मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करना चाहेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मतलब थीटा का मान जीरो, थीटा का मान जीरो सोचेंगे तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 0 डिग्री से थीटा एंगल तक डिफ्लेक्ट करने में टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो आप लोग सारे बच्चे को खूब इंटीग्रेशन का महारत हासिल हो गया है। यहाँ पर आराम से हम पूछेंगे कुछ नहीं, खाली लिखेंगे। आप लोग को मैं बुद्धिमान मान चुका हूँ, इंटीग्रेशन के मामले में आप मास्टर बन चुके हो। जीरो से थीटा एंगल, अब एंगल बदल दिए हम अपना मर्जी, हम क्या मान लिए? थीटा। 0 डिग्री से थीटा एंगल तक डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सर एम बी कॉन्स्टेंट है, आउट हो जाएगा, एम बी कॉन्स्टेंट है, आउट हो जाएगा। साइन का तो सबको जानते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, माइनस कॉस फाई 0 डिग्री टू थीटा। तो आपका ये चेंज हो जाएगा, W बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है? तो इसको हटा के डायरेक्ट लिख देते हैं 1। अब इस माइनस से गुना कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। हो गया प्रूफ? कर सकते हैं एकदम स्टेप बाय देख लीजिए, याद रहेगा सारे स्टेप। जल्दी बोलिए। अब इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में करना था तो डी डब्ल्यू यहाँ तक इंटीग्रेट करते पीई होता, पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाता। क्लियर हो गया बात? अब हमारा टॉपिक यहाँ से चेंज होगा कि
इस समय जब फाई एंगल से बनाते हुए इसको रखा गया है तो यहाँ पर उसका मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो कहा सर आप थीटा एंगल से जब रोटेट करते हो ना आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा तो कुछ एनर्जी खर्च होंगे, वह एक्सपेंड एनर्जी, खर्च एनर्जी उसमें जाके स्टोर हो जाता है और उसी का नाम हो जाता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कितना बताए थे, वो आपको बताए थे अभी तुरंत, यहाँ पर देखिएगा वो बताया था मैंने, क्या मैग्नेटिक फील्ड में ये बताया था और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बताया था। तो ये कैसे सोचा गया सर, आइए गौर से यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ हम लोग यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको बताता है कि सर यदि कोई सिस्टम कोई वर्क करता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसका के ले जाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जितना होता है उतना ही वर्क होता है। जैसे समझाते हैं गौर से, व्यवहारिक गप में देखो गौर से। ये मान लीजिए कि मेरे पास से ये आपका पृथ्वी तल है या हॉरिजॉन्टल पृथ्वी तल अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। यहाँ h1 हाइट पर एक पत्थर रखा हुआ है पहले से, यह हाइट h1 है और यहाँ से उठा के हम यहाँ पर एक महल से उठा के 3 महल पर ले जाना चाहते हैं, है यहाँ पर ला जाना चाहते हैं और ये हाइट तुम्हारा मान लो पूरा यहाँ से यहाँ तक का हाइट क्या मान लेते हैं h2। तो सर यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन कितना होगा। तो बोला कि माथा मत लगाइए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी EP बराबर बताइए कितना होगा mgh1, जल्दी बोलिए। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी EP2, तो पूछेंगे क्या कहेंगे mgh2 बोलेंगे ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाने में वर्क डन हुआ, वर्क डन बराबर हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1, राइट। ऊपर से नीचे गिरता तो वर्क डन पॉजिटिव होता, क्या होता, लेकिन ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जब बात कर रहे हैं ऊपर की ओर तो वर्क डन यह क्या कहलाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट डायरेक्ट हम अभी यूज करने वाले हैं। तो ये जो होगा mgh2 को डायरेक्ट मैं लिखूंगा U2 पोटेंशियल एनर्जी और इसको लिखूंगा मैं डायरेक्ट U1 लिखूंगा। तो दो बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वह डिफरेंस वर्क डन के बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई भी यहाँ पर करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़ूँ, यस। अब चले आइए हम बंधु लोग, यहाँ पर बातें था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने एक मैग्नेट को रखा था, एक मैग्नेट को आपने रखा था, ठीक है, रखते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी प्रेजेंट टाइम में मान लो ये θ1 एंगल बन रहा है। अब इसको यहाँ से हम लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट करके उसको हम लोग θ2 एंगल तक पहुँचा देते हैं। ये एंगल घूम कर कितना हो जाएगा, θ2। तो जब θ1 जगह पर था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मान लो U1, U1 किस एंगल पर, θ1 एंगल पर, और U2 मान लेंगे θ2 एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे। गुना नहीं समझिएगा, ये सिंबल हुआ कि θ1 एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी U1, θ2 एंगल पर पोटेंशियल एनर्जी U2। तो θ1 से θ2 तक उसको डिफ्लेक्ट करने में कितना वर्क होगा, तो वहाँ पर जो वर्क होगा W बराबर, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम θ1 टू θ2। जल्दी बोलिए हाँ या ना। तो ये वर्क डन जो निकालोगे आप लोग, गौर करके देखना आपको क्या निकलने वाला है। तो dW का मान याद है ना आपको, क्या था आपको, mb आउट, साइन का हो गया था माइनस कॉस थीटा, जो भी कहोगे, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2, कहोगे कि नहीं कहोगे, कंफर्म। चलिए, जब ये बात कहने के लिए आप तैयार हैं तो एक छोटा सा बात मैं आपसे पूछूंगा जल्दी से, तो ये सॉल्व करके देखिएगा। W बराबर आपका हो जाएगा माइनस mb, या माइनस को बारे में रहने दो, mb माइनस कर दो अंदर में, तो यह cos θ2 यहाँ हो जाएगा। यह माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, यह माइनस बाहर कर दिया यहाँ पर, तो cos θ2
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। कर सकते हैं। अब यहाँ पर से विचार करो, कन्फर्म ध्यान देना गौर से। तो यहाँ पर मान लो कि ये जो हम लोग सोचना शुरू करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना गौर से, वर्क डन क्या बोला जा रहा है? वर्क डन जो होगा ये U2 माइनस U1। तो U2 इसके स्थान पर है कि नहीं है? U1 इसके स्थान पर है कि नहीं है? इसका मतलब इनिशियल और फाइनल, U2 को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल। ध्यान दोगे, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे इसको। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने पर पता चला U2 बराबर माइनस नेगेटिव साइन हमेशा लगेंगे, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट है, टॉर्क के अगेंस्ट करेंगे हम लोग तो माइनस साइन यूज़ करेंगे। U2 हमारा हो जाएगा माइनस mb कॉस थीटा 2, फिर U2 कहेंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस mb कॉस थीटा 1। तो सर इनिशियल फाइनल है तब ना 1 2 लिख रहे हैं, कोई एक ही पॉइंट पर थीटा एंगल से रहता, सिर्फ क्या कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी U बराबर कहते माइनस mb कॉस थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। जल्दी से बताओगे तुम लोग कि पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? कल भी टेस्ट में पूछे थे और बोले थे 100% गारंटेड क्वेश्चन है। हाँ सर, 0 रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा ये है, B का दिशा, और ये डायपोल है, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ये इस तरह से हुआ। तो थीटा क्या हुआ? 0 cos 0 1 cos 0 1, यहाँ हो जाएगा माइनस mb थीटा स्थिति में। अब सर इसको 90 डिग्री से घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? mb cos 0 90 0, यहाँ माइनस mb, यहाँ 0, और ऐसे कर दोगे 180 से घुमा देंगे। पहले ऐसे था, अब घुमा के ऐसे कर दिए तो 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो माइनस कॉस माइनस 1 माइनस प्लस mb। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी mb किस समय ऐसा होगा? जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो। मैग्नेटिक मोमेंट इस दिशा में, अब भी फील्ड भी उसी दिशा में, एंटी पैरेलल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू मैक्सिमम। राइट, संतुष्ट हैं? चलिए, ये थ्योरी हमारा कंप्लीट हुआ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब हम लोग चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को जरा सा पढ़िए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा पढ़िए जल्दी से, लॉन्ग वाला। यस, ये हमारे महारानी सबको जो है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गॉस के प्रमेय, गॉसेस थ्योरम का अप्लाई करके कूलम्ब्स लॉ को प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 3, तब उसका अप्लाई करके 2 में आएंगे। राइट, तो पहले गॉसेस थ्योरम पर जल्दी शॉर्टकट में जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए गौर से क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस थ्योरम, ये दोनों बातें एक साथ है, दोनों एक दूसरे का जुड़वा भाई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तभी गॉसेस थ्योरम है कि नहीं है? जल्दी चलिए, हम यहाँ से पूछते जाएंगे। हम लगता है कि 90% बच्चे को इसका पूरा सब चीज़ याद है, चूँकि सारा ब्रह्मांड में सबको पता है कि गॉसेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े या ना पढ़े, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ता है। हम लोग भी इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं।
लेकिन 2 साल से ही धोखा दे रहा है। तो इस बार चांस बन रहा है, राइट। तो गॉसेस थ्योरम पढ़ने के पहले हमारा शब्द क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बहुत कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल, जरा सा 2 लाइन में इसको कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? सर हम सारे बच्चे इस बात को जानते हैं कि दुनिया में जितने भी चार्ज पार्टिकल कहीं पर हैं उससे इन्फिनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। यदि वो चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड होता है। क्या होता है? फील्ड लाइंस आउटवर्ड होता है सर। और यदि वो चार्ज निगेटिव हैं तो फील्ड लाइंस निगेटिव होते हैं तो इनवर्ड होता है, राइट। तो ये इस तरह से होता है, इनवर्ड। सारे बच्चों को पता है। तो इसके सामने कहा कि सर एक सतह का कल्पना कर दो, एक सतह का कल्पना कर दो यहां पर इस सतह से जितना फील्ड लाइंस पास करेगा, क्या कहते हैं? नंबर ऑफ फील्ड। कौन फील्ड यहां पर बात हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बात होगा, ये ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passes through the surface। इस सरफेस से जो फील्ड लाइंस पास करेगा उस फील्ड लाइंस की संख्या को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं किससे? डी साई से। किसे डिनोट करते हैं? ये हुआ फिजिकल डिफिनेशन। यहाँ पर सोर्स चार्ज है, बल्ब है या कुछ भी है, चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से फील्ड लाइन से निकल रहा है। इसके सामने एक सतह का कल्पना करेंगे। इससे फील्ड लाइन निकल के सतह से जितना फील्ड लाइन पास करेगा उसको गिनेंगे कितना तो है, लेकिन गिन नहीं सकेंगे। जितना फील्ड लाइन पास करता है उसी फील्ड लाइन की संख्या को कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ समझने का जरूरत है कि ये फील्ड लाइन्स को गिनेंगे कैसे। का गिनती करना संभव नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिक्स में कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट। क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट लेके फील्ड लाइंस की संख्या निकाल सकते हैं आप। तो किसका किसका डॉट प्रोडक्ट? तो डी साई बराबर होता है वेक्टर ई इंटू डॉट वेक्टर डी ए। तो डी साई बराबर आपको याद है ई डी ए कॉस थीटा। यही हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला। पूछेगा कोई आदमी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल डिफिनेशन बताओ, तो कहोगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को उस सतह से गुजरने वाले फील्ड लाइंस की संख्या को बताता है, अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। राइट, यहाँ तक तैयार है? इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करें तो इस फ्लक्स के बारे में यहाँ पर देखना, इस सतह में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो जवाब देना होगा निगेटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे जवाब क्या होगा? यह पॉजिटिव होगा। फील्ड लाइन सतह से बाहर निकलेगा, आउटवर्ड पॉजिटिव फ्लक्स, इनवर्ड नेगेटिव फ्लक्स। राइट, एनी प्रॉब्लम? चलिए, ज़रूरत पड़ेगा हम लोग इसको फिर प्लस माइनस यूज करेंगे, यहाँ पर देखना है। तो इस फ्लक्स के बारे में कहीं कहेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालने कहेगा कहीं पर, तो हम सभी बच्चों को पता है साई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी साई। तो साई मतलब होता है साई बराबर ई ए कॉस थीटा। सर एरिया वेक्टर में काफ़ी कुछ बच्चों कन्फ्यूज़ करते हैं, हमको लगता है कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर इस सतह पर एक लाइन का कल्पना कर लो और इस सतह पर एक लंब लाइन खींच दो। ये लंब लाइन जो होगा यही होगा नॉर्मल टू द सरफेस। ये आपका 90 एंगल बनाया। सर इस सतह का एरिया, इस सरफेस का एरिया हमारा डी ए है, उसको यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो ये कहलाएगा वेक्टर डी ए। इसी को बोलते हैं एरिया वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर बोलते हैं। कुछ देर में कन्फ्यूजन होगा, आपको गलती करवाएंगे, ध्यान से जब लाइन सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पूछेंगे जिसमें गलती आपसे करवाएंगे हम। तो एरिया वेक्टर का दिशा जब भी पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस।
जो भी नॉर्मल लाइन खींचेंगे नॉर्मल लाइन की तरफ ही एरिया वेक्टर का दिशा होता है। अब यहाँ पर देखना गौर से आप लोग, इस पॉइंट पे कहेंगे इस चार्ज के कारण इंटेंसिटी बताओ, तो कहेंगे इसके कारण इंटेंसिटी बताओ, तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, सिंबल देंगे वेक्टर ही। तो देखो यहाँ पर कुछ एंगल बना कि नहीं बना, वही यहाँ यदि एंगल थीटा से नोट करते हैं, यहाँ जो फार्मूला में थीटा एंगल है वही एंगल थीटा है। थोड़ा सा सतह को ऐसे घुमा देंगे तो नॉर्मल लाइन इंटेंसिटी पे आ सकता है कि नहीं, आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। और उल्टा घुमाएंगे तो कभी न कभी नॉर्मल लाइन इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, परपेंडिकुलर होगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और उल्टा घुमा देंगे थीटा कितना हो जाएगा 180। तो घुमाएंगे थीटा उस पर डिपेंड करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा इस साई का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, साई का वैल्यू मिनिमम कब होगा, और साई का वैल्यू 0 कब होगा। जीरो कब होगा, ये 3 बात आपसे पूछ रहा हूं मैं। अब इन तीनों बात का जवाब देने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी सर, मैं कहूँगा कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है और उसके सामने मैंने एक सतह रखा और चार्ज पार्टिकल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सतह के परपेंडिकुलर होगा, तो फ्लक्स का मान मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, चलिए बताइए, मैक्सिमम या मिनिमम या 0 है। मैं अभी बोल रहा था कुछ देर के पहले, फंसाएंगे आपको, गौर से ध्यान दीजिए, बोले थे ना। तो जितने बच्चों ने 0 कहा वो फंस गए, ये मैक्सिमम होगा। क्या होगा आंसर, चलिए जो फंस गए वो गौर कैसे सुनिएगा कि रे भाई हम तो फंस गए, अब निकलेंगे कैसे, निकलने के बारे में सोचिए अपना खुद से, निकालने वाला दूसरा कोई नहीं है। फंसिए खुद निकलिए, फंसिए खुद निकलिए, कभी फिर फंसबे नहीं कीजिएगा। ये पहले फंसने के लिए सोचिए, ऐसा नहीं कि अब लड़का लड़की में फंस जाना, फिर तब तो मुश्किलें है। हाँ देखिए भाई, जो भी बच्चे ऑनलाइन वाले हैं ना, गौर करके समझिए। चलिए ध्यान देंगे तब तक हम लोग। लाइट कट गया था, बोर्ड ऑफ हो गया था, ऑन होगा तब तक मेरा क्वेश्चन पूछिए, जवाब दीजिए आप लोग। रेडी है? यस सर। चलिए रेडी। तो आपके पास मेरा प्रश्न आया था यहाँ पर अभी कि सतह के लंबवत, सतह के लंबवत सतह के लंबवत यदि फील्ड लाइंस आता है तो यहाँ पर आप बहुत बच्चों ने थीटा 90 मान लिया था, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम था। यहाँ थीटा 0 होगा, थीटा क्या होगा, हाँ यहाँ पर समझने का जरूरत है, यहाँ थीटा 0 होगा, राइट। यहीं पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। यस, ध्यान देना है, गौर से समझना है।
तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन हुआ, अभी देखिए गौर से, ये लाइन सतह के लंबवत है, ये लाइन क्या है, सतह के लंबवत है। और एंगल जब भी नापेंगे सतह के साथ नहीं, ये जो लंबा नॉर्मल लाइन है, एरिया वेक्टर इस दिशा में है ना, इसके साथ एंगल नापना है। अब ये एरिया नॉर्मल लाइन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उसी दिशा में होगा, तो क्या ये दोनों पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? सतह पर सोचिएगा तो परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन नॉर्मल के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। और नॉर्मल के साथ यदि पैरेलल होता है तो निश्चित रूप से थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 0 होगा। और यदि थीटा का मान 0 होता है तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर गौर से, तो थीटा का मान 0 होने के साथ ही, थीटा का मान 0 होने के साथ फ्लक्स का मान क्या बोलेगा आप लोग, मैक्सिमम हो गया, राइट। चलिए अब दूसरा बात यहाँ पर आपके सामने आता है। अब कहता है कि सर सतह को घुमाइए थोड़ा सा, सतह को घुमा के हम लोग ऐसे कर दें, तो सतह का ऐसे कर देंगे तो नॉर्मल लाइन इधर आ जाएगा ना, और फील्ड लाइन ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल लाइन इधर हो जाएगा। तो गौर से देखिए, तो सतह के पैरेलल होंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 तो कॉस 90 0। तो फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा, फ्लक्स का मान क्या होगा, कॉन्फिडेंस के साथ, यस सर। अब जरा से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपको मैं पूछा था मिनिमम कब होगा, तो मैं पूछा था मिनिमम कब होगा, तो मिनिमम का जवाब आप क्या दीजिएगा? तो मिनिमम का जवाब जो दीजिएगा आप, वो गौर से देखिए क्या होगा। सर 0 होगा, मिनिमम का कोई गप यहाँ होता ही, 0 को ही आपको मिनिमम कहना होगा। किसको मिनिमम कहना होगा? 0 को आपको मिनिमम कहना होगा, राइट। चलिए ध्यान दीजिएगा और सी, तो यहाँ पर अब ध्यान रखिएगा, जब भी सतह के लंबवत, ये सतह है तुम्हारा, सतह के दिशा में यदि लंबवत यदि फील्ड लाइन्स हो, यहाँ चार्ज पार्टिकल है, लंबवत होगा तो ये सतह का लाइन हुआ, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा और इंटेंसिटी भी इधर ही होगा। यहाँ पर जो फ्लक्स होगा, साई का मान, जी साई का मान क्या बोलोगे, मैक्सिमम। और सतह को घुमा देंगे ऐसे, तो सतह को जैसे घुमा देंगे, आप लोग गौर करके देखना, सतह तुम ऐसे घुमा दो, फील्ड लाइन्स इंटेंसिटी इधर होगा, लेकिन नॉर्मल लाइन इधर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर का दिशा इधर हो जाएगा, तो इस समय ये 90 हो जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या होगा आपका 0, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर दिशा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा माय डियर बच्चों cos 0 cos 90 0, ये 0 हो जाएगा। इसी को 0 बोलो और ये मिनिमम बोलो। अब सर कहता हाँ ठीक है, हमको पता था कि 180 बोलिएगा, हम तैयार हैं उसके लिए, पहले से वहाँ तक जाने के लिए तैयार हैं। अब गुरुजी घुमा दीजिए इधर, ऐसे उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिएगा तो क्या होगा, नॉर्मल तुम्हारा इस दिशा में हो जाएगा, वेक्टर डी ए तुम्हारा इधर हो जाएगा, इंटेंसिटी इधर है, तो थीटा यहाँ क्या बोलिएगा आप लोग, तो डी साई बराबर पूछेंगे आपसे तो वही बोलिएगा ई डी ए इंटू कॉस 180, यही ना बोलिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई डी ए, होगा कि ना। तो ये अभी तुरंत मैंने सिखाया था सर, फ्लक्स का मान निगेटिव आने का मतलब क्या समझोगे आप? निगेटिव का मतलब वो होगा कि फील्ड लाइंस उल्टा भले है, तो फ्लक्स का निगेटिव वैल्यू लिखेंगे, वो डायरेक्शन को उल्टा बताएगा। इनवर्ड हो रहा है वहाँ पर, आउटवर्ड नहीं होकर फील्ड लाइन इनवर्ड हो रहा है, लेकिन लाइन में तो गुजरेगा उतरे ना। है देखिए आप गौर से सुनिएगा, ये सतह मेरा सामने का सतह है, राइट। एगो कलम है दे दो, तुम लोग से मांगने पहले हम ही ले लो।
सर ये मेरा हाथ है, ये सतह है, ये नॉर्मल लाइन है ना। अभी ऐसा कंडीशन में है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है या चुंबक कोई आवेशित कण है यहाँ से, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है इधर, सतह है ये, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से लंबत है तो ये लाइन पैरेलल हो गया। सतह के परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 0 होगा। बहुत बच्चा परपेंडिकुलर सुनता है और 90 डिग्री बोलता है, यही मिस्टेक होता है। तो परपेंडिकुलर में थीटा यहाँ पर कितना होगा 0, घुमा दीजिए 90 डिग्री, तो ये लाइन पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? सतह के पैरेलल हुआ लेकिन नॉर्मल के परपेंडिकुलर हुआ, थीटा 90। अब क्या करोगे आप? ऐसे करोगे। जब आप ऐसे रखे थे 10 गो लाइन गुजर रहा था इससे, तो आप ऐसे कर दो तो 10 लाइन ना गुजरेगा, बस वो था आउटवर्ड, अब होगा इनवर्ड, यही अंतर होगा। फील्ड लाइंस की संख्या में कोई अंतर नहीं होगा। इसीलिए यह भी रिजल्ट क्या होगा आपका? मैक्सी ऑब्जेक्टिव फंसा देता है, बच्चे लोग कुछ गलती कर देते हैं, तो याद रखिएगा एक ऑब्जेक्टिव 100% गारंटेड हो गया। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने सुन लिया, समझ लिया, देख लिया। अब सर एक छोटा सा बात यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट पर मैं बात कर लेता हूँ जरा सा। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट पर बात करूं मैं, तो माय डियर बच्चों, इंटेंसिटी इनटू एरिया, इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम प्यारे प्यारे बच्चों न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं, इंटू मीटर बोल सकते हैं, बटे कूलम बोल सकते हैं। तो न्यूटन मीटर तुम्हारा होता है जूल, अब पर कूलम इंटू मीटर, जल्दी बोलो, जूल पर कूलम को बोलते हैं वोल्ट इंटू मीटर। एक बोलिएगा आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। उम्मीद है याद रहने का, कंफर्म। तो सर जब ये कंफर्म है तो इसका आपको डायमेंशन भी जरा बता दो जल्दी से, तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बोलो जल्दी से, M L T -3 I -1, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंटू एरिया, एरिया का तब कहेंगे L2, तब ये सॉल्व करेंगे तो जाएगा ML3 T -3 I -1। हो सकता है 1 नंबर आ जाए, हो सकता है 1 नंबर आ जाए, संभावना है, तो याद रखने में क्या दिक्कत है। चलो, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एकदम बेसिक बात। लंबा गप हो गया, इतना देर नहीं करना था, लेकिन मुझे पता है कि इसके बाद गॉस थ्योरम आएगा, बार बार वहाँ फ्लक्स बोलेंगे, तो फ्लक्स जब तक दिमाग में कोई अच्छा से नहीं बैठेगा तब तक गॉस थ्योरम के बारे में क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा, आगे के गाड़ी फंसते रहेगा, राइट। यस, मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन यूज करो। क्या यूज कहूँगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन यूज करो, और डिफिनेशन यूज करके फ्लक्स का फार्मूला लिखो, तो आपका ध्यान तुरंत कहाँ चला जाएगा? हाइटो पर। EDA cos थीटा याद रहेगा ना। चलिए हम इसको एक कदम आगे बढ़ाते हैं। एक कदम आगे बढ़ाने में हम लोग विचार करते हैं यहाँ पर, बढ़े आगे। दूसरा टर्म है हमारा पास बाबू रे, गॉसेस थ्योरम में, गॉसेस थ्योरम में हम बच्चों को सॉलिड एंगल टर्म का जरूरत पड़ेगा। किसका? सबको समझते हैं? सॉलिड एंगल क्या होता है सर? कोई भी एक छोटा सा सतह चुन लो कहीं पर भी,
कोई भी सतह एगो है और इस सतह का एरिया मान लो डी ए। इस सतह के बाहरी किनारे को किसी एक बिंदु से मिला दो। जितना भी बाहरी किनारा है सबको मिलाओ। तो कैसा बन गया आप लोग समझ रहे हैं? शंकु का रूप धारण किया। अब यहाँ पर इसको सेंटर मान लो। यूनिट लेंथ का रेडियस का एक गोला कल्पना करो। गोला का जो पोर्शन इस शंकु के अंदर घिर जाता है यही हमारा कहलाता है सॉलिड एंगल। याद है ना रे बाबू? इस सॉलिड एंगल का सिंबल यूज करते हैं डी ओमेगा। स्मॉल सरफेस के कारण डी ओमेगा। तो इस डी ओमेगा का वैल्यू बताया था आपको। अब देखो सतह पर कोई बिंदु चुनो। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लो तुम? ये दूरी क्या मान लो? आर। सतह का एरिया क्या है? डी ए। इस सतह पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना करो तो दोनों के बीच कुछ एंगल बनेगा। थीटा एंगल यदि बनता है तो डी ओमेगा बराबर हो जाता है डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। सॉलिड एंगल हुआ डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। राइट? जब बेसिक क्लास लिए थे तो उसमें इसको प्रूफ करके दिखाए थे। जो दिक्कत होगा तो वहाँ पर वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्रूफ उसका मिल जाएगा। और यहाँ हमको प्रूफ का जरूरत है नहीं, कहीं प्रूफ नहीं पूछेगा, बस गॉसेस थ्योरम में यूज पूछेगा तो मैं मान लूँ कि आप यूज कर लोगे। हमें लगता है कि यूज हो जाएगा। वेरी गुड। आगे बढ़ता हूँ मैं, इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे चाहिए अब क्या? गॉसेस थ्योरम। वहाँ पर यूज करेंगे। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, आप लोग जल्दी बताओ। यहाँ पर यदि चार्ज मैं रख देता हूँ प्लस क्यू, आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर पी है, तो इंटेंसिटी पूछेंगे कितना होगा बताओ? तो वह इंटेंसिटी ही बराबर, इसका आपको जरूरत अभी पड़ने वाला है, ई बराबर कितना? ये ई बराबर हमको जरूरत पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बार। और इस सतह से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो डी साई इक्वल टू ई डी ए इंटू कॉस थीटा। जिन बच्चों को ये 3 लाइन आता है गॉसेस थ्योरम प्रूफ हो गया। राइट? 3 लाइन आपको याद है? अब प्रूफ करेंगे तो पहले गॉसेस थ्योरम है क्या तब ना प्रूफ। तो गॉसेस थ्योरम क्या है तुम लोग बोल सकते हो? हाँ, तो ठीक है, अभी बुलवाने का समय नहीं है, अभी फटाफट हम ही को बोल देने का समय। तो सर यहाँ पर कहता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस, क्या किसे? क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड संबद्ध टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई। अब देखिएगा कुछ बच्चों को फाई भी मिला होगा, कहीं साई भी मिलता है, तो हम साई लिख रहे हैं, आपका मन है फाई लिखिएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई का जो मान है वो मान 1/ε0 टोटल चार्ज, कुल आवेश, टोटल चार्ज समेशन क्यू है ना, सभी आवेश का, सभी चार्ज का अलजेब्रिक सम सिग्मा क्यू लिखते हैं, का 1/ε0 टाइम्स गुना होता है। राइट? मतलब इसको सिंबल में लिखना है तो साई इक्वल टू, साई का मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, साई का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डी ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यही हुआ। और इसका मान होता है टोटल समेशन क्यू इंटू 1/ε0। गॉसेस थ्योरम लिखने का था, इतना सा लिख के आप गदगद। राइट? चलिए, इसको प्रूव करने के लिए ये 3 लाइन आपके लिए एकदम तैयार है। ये 3 लाइन आपको लिख दीजिए खाली, आपका प्रूफ हो जाएगा। हम बस यही 3 लाइन
हम देखिए लिखने जा रहे हैं तुरंत, हम अभी लिखने जा रहे हैं, लिखने जा रहे हैं, लिखें? हाँ, लिख के आपको दिखाते हैं तुरंत। ये 3 लाइन लिखना है। तो सर लिखने के लिए जो यहाँ फिगर का यूज होगा माय डियर बच्चों, फिगर बड़ी प्यार से बनाना पड़ेगा। फिगर बनाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। फिगर कैसे बना रहे हैं आप लोग, कैसे बनाएंगे, आइए ज़रा सा ठंडे दिमाग से। रेडी? तो यहाँ पर कहता है फिगर में एक क्लोज सरफेस का कल्पना करो। यहाँ पर कहीं पर एक छोटा सा सरफेस का कल्पना कर लो। एक छोटा सा सरफेस का कल्पना यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग। ये छोटा सा सतह हो गया, यहाँ पर हमारे पास चार्ज है। इस चार्ज से फील्ड लाइन से गुजारो। तो ये लाइन जो होगा हमारा इंटेंसिटी का दिशा होगा। क्या होगा? इंटेंसिटी का दिशा होगा। और इस सतह पर एक नॉर्मल लाइन का कल्पना करो। यह नॉर्मल लाइन हो जाएगा जिधर एरिया वेक्टर का दिशा होगा वेक्टर डी है। ये एंगल क्या दिखाओगे? थीटा। और यह चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है, इससे डिस्टेंस क्या दिखा दोगे? आर दिखा दोगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ई, उस पॉइंट का नाम कुछ दे देंगे और कह देंगे इंटेंसिटी पॉइंट पी पे कितना है। तो कहोगे तुम लोग अभी तुरंत बताए थे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। कहोगे कि नहीं कहोगे? यस सर कहेंगे, आराम से कहेंगे। अब कहता है इसको एक इक्वेशन देकर छोड़ दीजिए। अब कहेगा वहाँ से टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा। सॉलिड एंगल पूछेंगे आपसे, तो डी साई बराबर डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप कहोगे सर ये कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा। वो थीटा तो जानते नहीं हैं हम लोग, हमको निकालना जरूरत होगा तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा सर आर स्क्वायर इंटू डी ओमेगा बाय डी ए, राइट। चलिए कॉस थीटा का मान यहाँ से सोच के रख लिए, आगे जरूरत पड़ेगा। तब कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी साई बराबर डी ए ई डी ए कॉस थीटा। वो कॉस थीटा का मान वहाँ से बैठा दीजिए और ई का मान यहाँ से बैठा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए इंटू आर स्क्वायर इंटू बाय डी ए। कुछ बचा ही नहीं, देखिए तो गौर से। अब कहेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी साई। तो इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर से डी ए सब खत्म, आर स्क्वायर खत्म, तो बचा था क्या? क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया इंटीग्रेशन के बाहर। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ये हुआ टोटल सॉलिड एंगल। इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा को क्या कहेंगे? टोटल सॉलिड एंगल। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कहलाएगा टोटल सॉलिड एंगल कहलाएगा गुरुजी। और इसका मान होता है 4 पाई। क्या मान होता है इसका? 4 पाई इसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 4 पाई बैठा देंगे तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया क्यू इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। वही 3 लाइन आया था, ज़्यादा आया था। सर एक तो बात आया टोटल सॉलिड एंगल आया तो लेकिन सॉलिड एंगल ही था। कौन सी था? सॉलिड एंगल ही आया है बस। ये हुआ टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई। ये कांस्टेंट वैल्यू है, लाइफ में कभी नहीं बदलता है। क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। उसका आकार कैसा है? गोला है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, बैलून है, कुछ भी है। टोटल सॉलिड एंगल जब भी पूछेंगे हमारा आंसर होगा 4 पाई। इसलिए वहाँ कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, वो प्रूव्ड है। आज पूछने का जरूरत नहीं है, आज याद रखने का जरूरत खाली है
टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। उसके लिए पुराना ज़माना का वीडियो जाना होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जल्दी से कोई बच्चे। फाइंड कूलम्स लॉ विथ द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ से गॉसेस थ्योरम प्राप्त करना है, सॉरी गॉसेस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्राप्त करना है, उल्टा भी हो सकता है। तो माय डियर बच्चों, गॉसेस थ्योरम को तो हम लोग अभी तक सीख लिए थे ना, गॉसेस थ्योरम सीख लिए थे हम लोग खूब अच्छा से, और इसी गॉसेस थ्योरम का यूज करके हमको निकालना है कूलम्स लॉ। तो गॉसेस थ्योरम में कूलम्स लॉ निकालना है तो सबसे पहले एक छोटा सा हम लोग निश्चित आकृति का एक क्लोज सतह का कल्पना कर लेते हैं, और यहाँ पर अंदर में कोई चार्ज ले लेते हैं पॉइंट O पर। इस गोला का रेडियस मान लेते हैं कि R है, जो R बड़ी R छोटी R जो मानना है मानिए, या छोटी R ही मानिए, वही लिखने में अच्छा रहता है। अब आपको मैं कहूँगा यहाँ पर एक छोटे से सतह का कल्पना कीजिए। कल्पना कर लिए। यहाँ पर मैं पूछूंगा आपको इस सतह से फ्लक्स का मान कितना होगा। उस सतह से संबद्ध फ्लक्स डी साई बराबर गॉसेस थ्योरम यूज करना है। तो यहाँ पर गॉसेस थ्योरम कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई बराबर Q इंटू 1/ε0 कर सकते हैं। चलिए इसको ध्यान में रखिए अभी। लेकिन वहाँ पर फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ, ये लाइन कहाँ से लिखा जी? गॉसेस थ्योरम से। गॉसेस थ्योरम यूज कर लिया मैंने, लिख के रख लिया बस। तो डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन आपको यूज करना है। तो उससे हम लोग जान गए सर, डी साई बराबर लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। इस फिगर के अनुसार थीटा बताइए कितना होगा सर? इस सरफेस का नॉर्मल लाइन भी ये होगा, नॉर्मल लाइन भी ये होगा सर, और इंटेंसिटी का भी दिशा यही होगा। तो वेक्टर ई भी इधर ही होगा, डी ए भी इधर ही होगा। क्या मानने के लिए तैयार हैं? संतुष्ट हैं? हाँ सर, किसी भी गोला पर रेडियस को जो मिलाएंगे, सेंटर को जो मिलाएंगे सतह से, वह नॉर्मल होता है। और यदि चार्ज यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी भी दोनों होगा, तो थीटा कितना सोचोगे आप लोग? 0 लोगे, कॉस 0 ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा डी साई इक्वल टू ई डी ए इंटू 1, कॉस 0 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए आराम से। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे सर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई बराबर, तो इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, एक बार लिख देते हैं डायरेक्ट नहीं, तो ई डी ए कहेंगे यहाँ पर। तो सर ई आउट हो गया, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, और हम लोग जानते हैं ई बराबर इंटू यहाँ पर साई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लोज सरफेस स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस, गोलीय बंद सतह है। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपने लिख लिया। तो साई बराबर इतना लिखा आपने, और यहाँ साई बराबर कूलम्स आपने क्या कहा है? इतना कहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 and 2, ये बराबर ये करोगे, तो ये बराबर ये जैसे करोगे सर, यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। ध्यान दीजिएगा गौर से,
तो हमको मिल जाएगा सर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इंटेंसिटी निकल गया गुरुजी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। जल्दी बोलिए, ये नीचे चला जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सर इस पॉइंट पर हम लोगों ने इंटेंसिटी निकाल लिया, यहाँ पर इंटेंसिटी का मान निकाला कि नहीं? इंटेंसिटी मेरे को मालूम हो गया। अब अच्छा, कूलम्स लॉ के लिए एक ही चार्ज पार्टिकल चाहिए कि 2 ठो? एक चार्ज पार्टिकल पहले से यहाँ पर उपस्थित था। अब अपने मर्जी से यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल का कल्पना कर लेते हैं Q, कोई सिंबल बदलना पड़ेगा, Q नॉट दे दो। नहीं, Q नॉट अच्छी बात नहीं है, हाँ Q डैश दे दो, हाँ है ना। कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ला के रखा, कहाँ पर? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पर रखा। तो पॉइंट P पर जैसे रखा तो इसके कारण इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी फोर्स का तो मान हमको चाहिए कितना होगा। सर हम लोग लाइफ में सुन चुके कई बार, अभी तुरंत भी सुन चुके कुछ देर में भी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज, है ना। चार्ज वहाँ पर कितना लिया था आपने? Q डैश। तो गुरुजी फोर्स बराबर हो जाएगा Q डैश इंटू E। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो खाली ये लिखेंगे। तो सर यहाँ से F बराबर Q डैश इंटू अब ये Q डैश को तुम क्या करो, लास्ट में ला दो। दिस इज द कूलम्स लॉ, दिस इज द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हो गया, कंफर्म? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो 1 2 3 हो गया और उधर 6 और 8 हो गया। अब हमारे पास बचा है नंबर 4 एंड 7 5। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर होगा, देखो ना, जितना इंपॉर्टेंट गॉसेस थ्योरम कहते हैं उतना ही इंपॉर्टेंट उसका एप्लीकेशन है। लंबा बेलनाकार चार्ज्ड बॉडी है, उसके कारण इंटेंसिटी निकालना है। क्या निकालना है? इंटेंसिटी। यहाँ तक याद है आपको? संतुष्ट हैं? एकदम रट जाइए। रटा गया सर। देखिए अभी जो पढ़े ये भी एप्लीकेशन था गॉसेस थ्योरम का, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई करके कूलम्स लॉ प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछने लायक है, इसको इंपॉर्टेंट मानिएगा। एक और एप्लीकेशन आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिए हैं जिसमें गॉसेस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। कोई बच्चे पढ़ सकते हैं? देखे तो अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है। इन्फिनाइट लेंथ का या अनंत लंबाई का इन्फिनाइट लेंथ का एक चार्ज्ड यूनिफॉर्म चार्ज्ड सिलिंड्रिकल वायर है। उस सिलिंड्रिकल वायर के आसपास किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो कैसे निकलेगा सर? तो आइए गौर से, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू long
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलिंड्रिकल वायर बोलिए, चलेगा। क्वेश्चन को हिंदी में कह रहे हैं कि अनंत लंबाई का लंबा बेलनाकार चालक तार है, वह एक समान रूप से आवेशित है, तो उसके बगल में कोई बिंदु चुनेंगे, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। राइट, तैयार हैं? आइए। तो सर इस बात को जानने के लिए एक शब्द को याद करना पड़ेगा। तैयार हैं? तो उसमें से एक शब्द क्या याद करना पड़ेगा, बार बार यहाँ पर यूज होगा, लीनियर। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोले या चार्ज डेंसिटी बोले, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज शुद्ध हिंदी में कहते होंगे, याद करिएगा, आवेश का रेखीय घनत्व। याद आ रहा है कुछ? yes. हाँ, अब तो आपको याद है। सर लंबा पतला बेलनाकार चालक तार है, पतला तार है, इस पर चार्ज यदि देते हैं टोटल चार्ज Q, तो वो पूरे वायर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, आवेश का संतत वितरण। तो पूरे लंबाई यदि L है और टोटल चार्ज Q है, तो सर L लंबाई पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा Q बाय L। इसी को डिनोट करते हैं लेमडा से ना, इसी को कहते हैं लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, आवेश का रेखीय घनत्व, है ना। तो यहाँ पर लेमडा बराबर क्या होगा कब का, Q बाय L, ये टर्म यूज होता है। तो यहाँ पर इसका यूनिट पूछा जाएगा कूलम पर मीटर, क्या बोलेंगे, कूलम पर मीटर बोल देंगे, आराम से हो जाएगा। राइट सर, इसका एक गोतिया का नाम है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसका यूज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर का थ्योरी पढ़ने में, तो सुन के याद कर लीजिए, वहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। सर ये एक प्लेट है, पतला प्लेट है, आयताकार है या वर्गाकार बोल लो, कोई भी आकृति का, उस आकृति से मतलब नहीं है, लेकिन पतला प्लेट है, ये मेटल प्लेट है। इस पर हम लोग टोटल चार्ज Q देते हैं सर, तो क्या होता है ना कि पूरे सरफेस पर चार्ज फैल जाता है, पूरे सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और पूरे सरफेस का एरिया को मान लो, कौन सी एरिया को मान लो A, तो पूरे एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितना Q, तो सर यूनिट एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा Q बाय A हो जाएगा। तो यूनिट एरिया पर जो चार्ज होता है उसको कहते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। याद आ रहा है कुछ? इसका सिंबल क्या है, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू आपको याद होगा Q बाय A। इसका यूनिट पूछेगा तो कहोगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर। सर इसको यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकोगे, dQ बाय dA भी लिख सकते हो, और लेमडा बराबर यहाँ पर भी तुम लिख सकते हो, लेमडा बराबर dQ बाय dL भी लिख सकते हो, dQ बाय dL भी लिख सकते हो। ये दो बातें हमको बार बार ज़रूरत पड़ता है। एक और चीज़ का और ज़रूरत पड़ता है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। समझ गए बात को? याद आ गया होगा आपको। सर ऐसा एक आकृति है, क्यूबाइड या क्यूब के रूप में मान लेंगे, इसका वॉल्यूम मान लो कितना V, और इस पर टोटल चार्ज आपने कितना दिया प्लस Q। तो बोला कि ये चार्ज जो है ना पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे अंदर बाहर समूचे सतह पर। तो V वॉल्यूम में चार्ज जमा हुआ कितना Q, तो यूनिट वॉल्यूम में जमा कितना होगा Q बाय V। इसी को कहते हैं सर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। याद है? वेरी गुड। इस तीनों बात में से एक तो बात का ऑब्जेक्टिव सब दिन पूछा है, इस तीनों में से एक तो बात का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, उसको ध्यान में रखिएगा। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आवेश का आयतन घनत्व,
आवेश का आयतन घनत्व बोलेंगे इसको, और इसको डिनोट करते हैं किसे, रो से। तो रो बराबर तो हो जाएगा तुम्हारा क्यू बाय भी, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब, बोलेंगे। वेरी गुड। अब एक बार पूछा था, पिछले साल ही पूछा था, एक ऑब्जेक्टिव, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन निम्नलिखित में कौन है? सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन क्या हो? तो चार्ज का डायमेंशन आई टी एल माइनस टू, याद रहेगा। इसका क्या हो जाएगा? आई टी एल माइनस वन। इसका क्या हो जाएगा? आई टी एल माइनस थ्री। याद हो गया ना? तो इन तीनों बात में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव नंबर आपको आएगा। तो चलिए, यहाँ तक मान लिया कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट किया है। तो सर जो थ्योरी अभी लिखे थे क्वेश्चन, उसमें हमको जरूरत पड़ेगा इसका। किसका जरूरत पड़ेगा? क्यों? बोला गया कि लंबा तार है, जैसे बिजली का तार जो पोल में होता है, वही तार कल्पना कर लो जो आप लोग कलगांव में जुड़ा हुआ है। कलगांव में क्या होता है, वहाँ तो जोड़ा जाता है, प्लस टच करते हैं तो वहाँ से चार्ज पूरे सतह पे फैल जाता है। तो कहेगा उस तार का यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, वही होगा लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। सिंबल होगा लेमडा, लेमडा बराबर हो गया क्यू बाय एल। राइट, तैयार है? तो अब सर लंबा तार के कारण पोल में जो तार टंगा हुआ है, उससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु चुनेंगे। उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन हम लोग ड्राइव करेंगे, जिसको ड्राइव करने में गॉसेस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन भी यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन डी साई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यस, तो उसी का अप्लाई करके हम लोग प्रूव करेंगे। राइट, तो सर तुरंत यहाँ बुद्धि बिना लगाए, बिना टेंशन लिए हम लोग लंबा तार मान लेते हैं एक ठो। एक समान मोटाई दिखाना है, भले हमसे थोड़ा चढ़ा हो गया चलेगा। सर इसका लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज लेमडा है, मतलब इस पूरे तार पर चार्ज फैला हुआ है, उसके यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? लेमडा है। अब इस वायर से कुछ दूरी पर एक बिंदु कहेंगे चुनो, कहेगा उस बिंदु पर इंटेंसिटी का मान बताओ। इंटेंसिटी का मान कितना होगा बताइए, यही क्वेश्चन है। वह दूरी मान लेते हैं, तत्काल क्या है? आर है। राइट, तो हम लोगों के पास एक कंसेप्ट है कि यहाँ क्या करना है। कहा कि सर यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इसी जगह बच्चों से गलती होता है और एग्जाम में जाके भूल जाता है कि अब क्या करना है। तो जिस बिंदु पर इंटेंसिटी निकालने के लिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, जो बिंदु आप सेलेक्ट करोगे उस बिंदु को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए इस तार को चारों तरफ से बंद करना है, घेर देना है, माने क्लोज सरफेस का कल्पना करना है। कैसे सोचोगे? तुम्हारा मन कैसे सोचेगा? कलम में रिफिल होता है ना, रिफिल को मान लो तार, कलम का जो ढक्कन है मान लो प्लास्टिक का पाइप हुआ कि नहीं हुआ, उसी तरह से इसको घेर देना है। जैसे बिजली का तार तुम्हारे घर के आगे से गया है और तुम मेहमान आदमी अपना छज्जा बढ़ा रहा है, तो जब छज्जा बढ़ाओगे तो तार में सट जाएगा कि नहीं? तो लोग क्या करता है ना, पाइप बाजार से खरीद के लाता है और उसमें पाइप सेट घुसवा देता है कि बच्चा छू भी लेगा तो कोई दिक्कत। वही कल्पना करना है। सर यहाँ पर इस बिंदु को टच करते हुए एक बेलन का कल्पना करेंगे, सिलेंडर का। अब ऐसा नहीं ना कि जो आदमी अपने घर के आगे तार लगाता है पूरा मोहल्ला में तार वो पाइप हो जा देता है, बस अपने घर में भर तक करता है। तो पूरा लंबा कालगांव से लेकर भागलपुर तक ये तार है, हमको उससे क्या मतलब? हम अपने घर के सामने घेर रहे हैं। समझ में बात आ गया होगा? सर अब देखो गौर से, प्लीज 1 मिनट। सर ये भी दूरी उतने होगा, ये भी दूरी उतने होगा।
प्यारे प्यारे बच्चों, ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। हाँ, गप कर लीजिए, इधर उधर देखिए, वीडियो ऑन करके दाएं बाएं खूब देख लीजिए, परेशान वही आएगा। बगल में बकरिया के नाम में मार रही है। तो गॉसियन सरफेस क्यों नाम पड़ा? जिस क्लोज सरफेस पर गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे उसी को गॉसियन सरफेस कहेंगे। सुन पाया होगा? तो ये क्लोज सरफेस का कल्पना किया, इसके अंदर तार घिर गया कि नहीं? तो इस क्लोज सरफेस का नाम हो गया गॉसियन। कंफर्म? गॉसियन सरफेस में क्या ठो सतह है जी? हम उंगली दिखा के पूछ रहे हैं, होशियार आदमी तुरंत गिन लेगा। क्या को सतह होता है? सतह का गिनती, सतह का गिनती कैसे करोगे आप? ये एगो सतह होगा सर, दूसरा सतह सर ये होगा, तो ये क्लोज सतह हो गया। यहाँ पर सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3 सबसे संतुष्ट है। यहीं पर बच्चा समझता नहीं है, कुछ छोटा सा गलती करता है। 3 सतह हुआ, तीनों सतह से फ्लक्स का मान निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफरेंशियल यूज करने के। लेकिन उसके पहले हम लोग गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। किसका अप्लाई करेंगे? सर हम लोग बता सकते हो इस बेलन के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज Q बराबर लेमडा बराबर Q बटे L, तो Q बराबर लेमडा इंटू टोटल चार्ज निकल जाएगा। सर ये बेलन की लंबाई सर कितना होगा? सर रेडियस को तो R माना बेलन का, और लंबाई क्या मान लिया? L, तो इसके अंदर चार्ज हो जाएगा लेमडा इंटू L। इस बंद सतह के अंदर टोटल चार्ज आपने खोज लिया। अब गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है ना, तो फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम से हम बच्चे लोग क्या करेंगे? कह देंगे सर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई बराबर टोटल चार्ज इंटू 1/ε0। जल्दी बोलिए। तो सर साई बराबर टोटल चार्ज Q का मान लेमडा इंटू L/ε0 कहोगे। वेरी गुड। एक इक्वेशन देके आप इसको छोड़ दीजिए। गॉसियन सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई बराबर दिस। कोई डाउट? यस सर। यही काम फिर से करना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन यूज करके। डिफिनेशन यूज करेंगे तो हमारे पास 3 सतह आके तैयार है। तीनों सतह के लिए बारी बारी सोचना होगा। तीनों में हमको ये फार्मूला लगाना होगा, साई बराबर E/A cos थीटा। तीनों में अप्लाई करना होगा। सर वायर, ये बेलन तार मेरा ये है, इस बिंदु पर इंटेंसिटी का दिशा ये होगा। चलिए बोलो। यहाँ भी इंटेंसिटी का दिशा यही होगा। सर यहाँ भी इंटेंसिटी का दिशा यही होगा। जल्दी बोलते जाइए। सभी बिंदु पर इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में होगा। कोई डाउट? लेकिन ये जो पहला सतह है, पहला सतह का नॉर्मल लाइन ये होगा। जल्दी देखो तो। पहला सतह का नॉर्मल लाइन पूछूंगा, ये नॉर्मल लाइन होगा। पहला सतह का एरिया का सिंबल देते हैं A1, इसका एरिया का सिंबल देते हैं A2 और इसका सिंबल देते हैं A3। 3 सतह तो तीनों का एरिया अलग अलग। A3 का फॉर्मूला कितना होगा? जल्दी बोल। सबसे पहले कौन बोलता है देखें? A3 का फॉर्मूला सबसे पहले बोलो। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन के वक्त सतह का सिंबल 2πRL ना। वेरी गुड। बच्चा लोग तेज है, अब नहीं पता चला आपको। तो एरिया वेक्टर A1 का दिशा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा ये। तो ये एंगल कितना? θ1 बराबर 90।
और कुछ देर पहले पढ़े थे, यदि परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर और वो रहेगा तो प्लस का मान 0, प्लस का मान 0, प्लस का मान, और तुरंत भूलने का नहीं है। तो तीसरा पहला सतह से फ्लक्स 0, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डायरेक्ट psi1 बराबर कौन सी सर। अब दूसरे सतह पर आइए, इंटेंसिटी का दिशा ये और नॉर्मल लाइन इधर होगा, जल्दी बोलो। तो वेक्टर A2 का दिशा इधर, यहाँ भी एंगल कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी psi3 क्या psi2 क्या बोलोगे, ये भी 0 हो जाएगा। अब तीसरा कर्व सरफेस के लिए सोचो, यहाँ पर नॉर्मल लाइन इस दिशा में होगा, जल्दी बोलो। नॉर्मल में होगा तो A3 का दिशा इधर होगा। अब लेकिन यहाँ θ3 का मान 0 बोलना होगा गुरुजी। यहाँ θ2 का मान 90, θ3 का मान 0, तो यहाँ पर psi3 नॉट इक्वल टू 0, psi3 0 होने वाला नहीं, होने वाला कितना होने वाला है, psi3 कितना हो जाएगा, तो psi3 यहाँ पर लिख देते हैं, psi3 बराबर EA3 इंटू cos 0 डिग्री, हो गया ना। अब कहेगा हेलो फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का डिफिनेशन यूज करेंगे, तो टोटल फ्लक्स साई बराबर psi1 प्लस psi2 प्लस psi3, 3 सतह है, तीनों से फ्लक्स अलग सोचा, तो साई बराबर psi1 0, psi2 EA3 प्लस सॉरी नहीं cos 0 1, उसको छोड़ दिया आपने, राइट। तो माय डियर बच्चों साई बराबर निकल गया आपका E इंटू 2πr इंटू L। सर एक ही काम मैंने 2 बार किया, एक गॉसेस थ्योरम को अप्लाई किया, दूसरा डिफिनेशन को अप्लाई किया। तो डिफिनेशन अप्लाई किया तो इक्वेशन नंबर क्या मिला आपको यहाँ पर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 जब यूज करेंगे माय डियर बच्चों लोग, फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 जल्दी बोलो क्या कहोगे आप लोग, E इंटू 2πr L बराबर लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट। L गया काम से, L गया काम से, क्या भाई साहब आपका हो गया ना फॉर्मूला, जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr नीचे हो जाएगा, तो लैम्डा ऊपर में हो जाएगा, 4πε0 2πε0। सर यहाँ हो जाएगा लैम्डा बाय 2πε0 इंटू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इस बिंदु पर इंटेंसिटी का मान डैश के समानुपाती होता है। क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन में रहेगा लंबा वायर है, क्या है, और वो चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो उसके आसपास कोई पॉइंट चुनेंगे, उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो इंटेंसिटी किसके समानुपाती होगा, इंटेंसिटी 1/r के समानुपाती होगा, राइट। तो ध्यान दोगे एक गो चार्ज पार्टिकल था, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r², डाइपोल था, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और लंबा तार है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो आपको बहुत आराम से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फंसाया जाता है। कैसे फंसाया जाता है, कहीं पर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r भी रहेगा, कहीं पर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² भी रहेगा, कहीं इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r³ भी रहेगा, तीनों है। अब है कि आपको याद रहना चाहिए ये कब होगा, ये कब और ये कब होगा।
ये किसके कारण हुआ? लॉन्ग वायर, लॉन्ग चार्ज वायर के कारण। ये कब होगा? पॉइंट चार्ज के कारण, एक चार्ज पार्टिकल के कारण। और ये हुआ डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। याद हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। पाँच से 7 मिनट। सर, एक लंबा चालक तार के कारण आपने पढ़ लिया, एक चार्ज पार्टिकल के कारण पढ़ लिया, और डायपोल के कारण पढ़ लिया इंटेंसिटी। ध्यान दीजिए कितने के कारण इंटेंसिटी पढ़ना है हम लोगों को, ये मैं पूरा दिमाग में दे रहा हूँ। 3 तो आंसर अभी लिखे थे। सर क्वेश्चन पूछ देगा, एक चदरा है सर, चदरा लोहे का, पतला चदरा है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। है ना? तो इससे कुछ दूरी पर पॉइंट चुनेंगे सर, दूरी लेंगे r। तो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितना होगा सर बताइए? इसको कहेंगे एक समान, ध्यान से सुनिएगा, एक समान आवेशित चदरा, धातु का प्लेट, पतला प्लेट है लेकिन है वो मेटल प्लेट। तो क्या होगा यहाँ पर इंटेंसिटी E बराबर, और वही लिखा रहेगा थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज। आवेश का चादर बोलेंगे। चदरा और चादर में अंतर है। चदरा हो गया मोटा प्लेट, चादर हो गया, आपको तक कल्पना करें कि उसकी कोई मोटाई नेग्लिजिबल, खाली आवेश है, उसमें चार्ज है, कोई मेटल नहीं है। तो सर प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ना, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, और यहाँ रहेगा एक समान आवेशित चदरा, धातु का प्लेट, पतला प्लेट। यहाँ इंटेंसिटी बराबर लिखोगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिखोगे सिग्मा, इंटेंसिटी E बराबर लिखोगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चे थोड़ा सा वर्ड को नहीं पकड़ पाते हैं और ये दो आंसर चुनने में गलती कर बैठते हैं। थिन शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज का मतलब हवा में कल्पना करोगे कि आवेश का एक सतह है, कोई धातु नहीं है, वो कोई प्लेट नहीं है, आवेश का सिर्फ एक सतह पतला चादर है, वो कल्पना करो। उसके कारण इंटेंसिटी ये होगा, यह इंटेंसिटी डिस्टेंस पर निर्भर। थिन शीट हम लेते हैं तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर, 5 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर, प्रत्येक पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। तो सेम होगा तो वहाँ इंटेंसिटी तुम्हारा ये होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। फार्मूला में जो R दिखाए हैं R पर डिपेंड। अब कहता है कि मोटा चादर है तो इसके कारण इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा अंतर हो गया, गौर से देखोगे, यहाँ हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिर्फ हो गया, यहाँ हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन सेट हुआ मन में? मेटल प्लेट है वो एक समान रूप से आवेशित है, बहुत पतला ये भी है, तो लेकिन मेटल प्लेट है, क्या है? मेटल प्लेट है, तब एक समान रूप से आवेशित चादर होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि मोटा प्लेट रहेगा तब हो जाए थिन लेयर ऑफ चार्ज, कोई चालक नहीं है, सिर्फ पतला चादर है, तो वहाँ पर चार्ज पूछेंगे तो E बराबर हो जाएगा इंटेंसिटी E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट? कोई डाउट मन में? कन्फर्म है?
टनाटन। तो चलिए 2-3 मिनट आपका समय ले रहा हूं मैं। अच्छा जल्दी देखें, 1 मिनट में एक क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी जवाब दिए तो। हिंदी में सुने हैं धारिता और इंग्लिश में सुने हैं कैपेसिटेंस। बताइए तो ये कैपेसिटेंस क्या है, हिंदी में धारिता क्या है? कोई भी याद होगा कोई भी चीज़ आपको? सर एकदम व्यावहारिक अर्थ से इसको समझना है। ये सर चालक है, कंडक्टर है। क्या ये कंडक्टर को दाल भात खिलाएंगे, खाएगा? नहीं सर, वो कहना खाएगा? वो हम लोग को दाल भात देगा तो निकल जाएंगे, खा लेंगे ना। तो वो दाल भात हम लोग कितना खा सकते हैं, वही हुआ हमारा कैपेसिटी। लेकिन इस चालक को, कंडक्टर को दाल भात नहीं देंगे, चार्ज देंगे। क्या देंगे? चार्ज। तो ये चार्ज देंगे तो ये कितना चार्ज को एक्सेप्ट कर सकता है, वही उसका कहलाता है कैपेसिटी। चार्ज लेने का कैपेसिटी, हम लोग दाल भात खाएंगे तो दाल भात खाने का कैपेसिटी, यहाँ भी कैपेसिटी हुआ। और अब बच्चों को कह दिया जाए लॉन्ग जंप करने, कोई 2 मीटर उछल सकता, कोई 3 मीटर उछल जाएगा, तो जंप करने का कैपेसिटी, एबिलिटी उसको बोलते हैं। तो ये कैपेसिटी को ही कैपेसिटेंस कहा गया है। क्या कहा गया है? कैपेसिटी को कैपेसिटेंस। जहाँ पर इलेक्ट्रिक का गप होगा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या कहेगा? और एक बात बताओ, तो चार्ज इस पे देते जाएंगे तो इस पे कुछ परिवर्तन होगा? इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, विभव इसका बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। तो मान लो कि हम लोगों को भी वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ा, और चार्ज मैंने कितना दिया था? क्यू। चार्ज कितना दिया और पोटेंशियल कितना बढ़ गया? भी वोल्ट से। तो सर भी वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए चार्ज दिया क्यू, तो 1 वोल्ट से पोटेंशियल बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा? क्यू बाय भी। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, और ओनली इसको कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। इसी को हिंदू में कहते हैं विद्युत धारिता। क्या बोलते हैं? विद्युत धारिता। इसका सिंबल क्या होता है? सी। सिंबल क्या होता है? सी। तो सी यदि हुआ सिंबल, तो सी बराबर कहेंगे कितना होगा? बोलो। क्यू बाय भी। सी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाय भी। सी बराबर क्या होगा? कंफर्म? ये कोई भी एक चालक के लिए फार्मूला हुआ। यदि मेरे पास एक सिंगल चालक है, क्या है? एक सिंगल चालक है, उस पर चार्ज देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, कितना चार्ज देने से उसका 1 वोल्ट बढ़ जाएगा पोटेंशियल। 1 वोल्ट उसको बढ़ाने के लिए जितना चार्ज आपने इसमें दिया उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी बोलेंगे। सर एक चीज़ आपसे पूछते हैं, देखें कौन बोल सकते हैं सबसे पहले? हाँ, ये कोना से आवाज़ आ रहा है प्लीज़। ये चालक तार है, मैं इसको चूल्हा पे रखते हीट देने लगूंगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, तब क्या होगा? ओ, चूल्हा से हीट देंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा? अच्छा सर, ठीक है सर, याद आ गया हम लोग को। हीट एनर्जी देंगे, हीट एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम जितना हीट देंगे उसी को कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल ऊष्मीय चालकता। क्या बोलते हैं? कहाँ ऊपर जाने का टाइम हो गया?
तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज कराने में हीट देना पड़ा और यहाँ पोटेंशियल को बढ़ाने में चार्ज देना पड़ा। क्या देना पड़ा? और हम लोग का पेट भरने के लिए भोजन देना पड़ता है। तो भोजन करने का कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, समझ में आता है? दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं सबका कुछ न कुछ अलग अलग कैपेसिटी होता है। हीट चैप्टर में बात करेंगे तो थर्मल कैपेसिटी, और इलेक्ट्रिक चैप्टर में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी का बात होता है। राइट? 2 मिनट। हाँ सुनील, खोल दीजिए ऑटोकैड। तो कैपेसिटेंस C बराबर हो गया Q/V। सर इसका यूनिट पूछेंगे क्या होता है? कूलम पर वोल्ट। क्या बोलेंगे? कूलम, कूलम, इसी को बोला गया फैराड। ऐसा यूनिट क्या बोल देंगे? फैराड। क्या बोल देंगे? फैराड बोल देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसका डायमेंशन बताइए जल्दी। सबसे पहले कौन बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, धारिता का डायमेंशन बताइए तो। चार्ज है ना जी, चार्ज का डायमेंशन, पोटेंशियल का, पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्क है। पोटेंशियल क्या है? वर्क है। किसको लाने में? चार्ज को, है ना? तो यहाँ पर पोटेंशियल जो हो जाएगा M(L2T-3I-1), राइट? तो सर ऊपर ले जाइए इसको, यह हो जाएगा आपका M-1 L-3 2 T4I2, राइट? संतुष्ट हैं? तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी या कैपेसिटेंस क्या है, दिमाग में गया? तो ये कोई कंडक्टर है सर, इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? 2 नंबर का क्वेश्चन। किसी चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगा? हैं? आवाज आया न रे? फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। एकदम बहुत सिंपल सा बात है, 2 लाइन ध्यान देना गौर से। सर किसी भी चालक का जो कैपेसिटेंस है वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है? पहला नंबर सर उसका एरिया पर। किस पर डिपेंड करेगा? तो कैपेसिटेंस C, और 2 नंबर का क्वेश्चन, कैपेसिटेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सर छोटे छोटे जब बच्चे थे, हमको 2-4 महीना का, तो 2-4 चम्मच दूध पीने से पेट ढगार हो जाता था। तो हमारे भोजन करने का कैपेसिटी था 2-4 चम्मच दूध। आज हम बड़े हो गए हैं, 2-4 किलो भी ढगाड़ लेंगे तो कुछ ना होगा। तो एरिया बढ़ गया तो भोजन करने का कैपेसिटी भी बढ़ गया। सिमिलरली ये कंडक्टर है, इसका एरिया भी छोटा है, कम चार्ज देने से पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, और इसका बड़ा एरिया कर देंगे, उस पर अधिक चार्ज देंगे, तब पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ेगा, राइट? तो एक बात बोलेंगे, एरिया पर डिपेंड करता है कौन सी? कैपेसिटेंस। एरिया बढ़ाने से कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है। दूसरी बात है पड़ोसी चालक। पड़ोसी, आप सारे बच्चे ध्यान देना, याद हो जाना चाहिए जिंदगी भर के लिए।
परीक्षा में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सजेशन में भी ये लाइन लिखा हुआ है, चालक के कैपेसिटेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन फैक्टर हैं, लिखना है। तो ये चालक है, इसका कैपेसिटी अभी कुछ ना कुछ है। कहा कि इसके बगल में दूसरा कंडक्टर खाली ला के खड़ा करो, सटाना नहीं है, खाली बगल में लाके रखना है। तो इसका भोजन करने का कैपेसिटी, तो चार्ज को एक्सेप्ट करके पोटेंशियल बढ़ाने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे समझोगे आप लोग, ध्यान देना। आप अपना गए थे दुकान, आपको कलम खरीदना था, आप कलम दो पसंद करने लगे, लेकिन कलम गलती से आपको पसंद आ गया 15 रुपया वाला, पॉकेट में हाथ दिया, देखा 10 का, आपका इच्छा मरने लगा था वहाँ पर। लेकिन उसी समय बगल से आपका एक दोस्त जा रहा था, अरे भाई सुन सुन सुन, क्या हुआ, हाँ इधर आओ ना। गौर से समझने लायक बात है। आपके पड़ोसी मीन्स आपके दोस्त आपके पड़ोसी हो गए, पड़ोसी को आपने देखा, आपकी कैपेसिटी बढ़ गई। कलम खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी, आपने कलम खरीदने का चाहत बना लिया, क्योंकि उम्मीद करके कि दोस्त से मांग के ले लेंगे, कम कर लेंगे। सर सिमिलरली किसी भी कंडक्टर का जो चार्ज लेने का कैपेसिटी एबिलिटी है, वो पड़ोसी चालक के कारण उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। 2 पॉइंट हुआ। तीसरा, आप लोग एप्सिलॉन को खूब अच्छा जानते हो, परमिटिविटी है ना। कहा इस चालक के आसपास का मीडियम को बदल दो। अभी मान लो एयर है, अभी आप कोई दूसरा मीडियम लाके घेर दो, तो इसका कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। खाना खाने बैठते हैं ना, दाल भात चोखा लॉज में बनाने का नियम है मैक्सिमम, दाल भात चोखा हल्का फुल्का क्या खा लिया लोग। लेकिन किसी दिन घर से एकदम चटनी सलाद अगड़म बड़म आया था, कोई त्योहार का समय था, खाना खाने बैठे वो लाके दे दिया, जरूर 10 को ज़्यादा चलेगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही हुआ सर, सराउंडिंग मीडियम के कारण भोजन करने का कैपेसिटी बढ़ गया। तो इसका भी सराउंडिंग मीडियम जैसे लाते हैं उसका परमिटिविटी बढ़ जाता है। ये का इसका मान क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो जब हवा था तो कैपेसिटी था तुम्हारा सिर्फ एप्सिलॉन नॉट, जैसे दूसरा मीडियम लाएंगे तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन के बराबर, और जैसे ये आएगा तो उसमें ये 2 टर्म होगा कि नहीं होगा, तो इससे गुना करके बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाता है। तो ये बातें हम लोग को ध्यान में रखना है कि कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ जाता है। ये था कोई चालक के बारे में बात करो, कोई एक चालक है तब। लेकिन यदि कोई कंडेंसर है तब, यदि कोई कंडेंसर है तब क्या होगा, उस कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना होगा। अभी कोई भी चालक है तो उसका कैपेसिटेंस C बराबर क्या बोलोगे, Q बाय V बोलोगे कि नहीं, कंफर्म। Q क्या हुआ, उस पर जो चार्ज दिए, अब V क्या हुआ, उसका जो पोटेंशियल चेंज हुआ, कितने वोल्ट से पोटेंशियल चेंज हुआ। तो 2 चीज़ मालूम होगा तो कैपेसिटेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सर उसी तरह से हम लोग यहाँ पर जरा सा देखेंगे, 1 मिनट। ये 2 पैरेलल प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना मान लोगे, D मान लो आप लोग। और इसमें से अभी कोई चार्ज नहीं है, हम इस पर चार्ज दे दिए प्लस चार्ज, और इस पर चार्ज दिया मैंने प्लस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज देने के कारण इस पर भी चार्ज हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा और इधर चला जाएगा प्लस। बताए थे चार्जिंग बाय इंडक्शन, याद है, पड़ोसी चालक के कारण जो चार्ज करने का मेथड। तो ये न्यूट्रल था, इस पर मैंने चार्ज दिया था, तो जैसे इस पर चार्ज दिया, इसका माइनस इसके और प्लस दूर भागा, और इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया, पृथ्वी से इसको जोड़ दिया सर। इसको कहते हैं अर्थ, क्या कहते हैं इसको, अर्थ कहते हैं। तो जैसे अर्थ से जोड़ा आपने, इसका सारा प्लस चार्ज पृथ्वी में चला गया,
प्लस चार्ज सारा कहाँ चला गया, तो इस पर चार्ज माइनस क्यू हो गया। क्या हो गया, तो एक प्लस क्यू हो गया, दूसरे पर क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। तो जैसे प्लस माइनस हुआ दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया भी। पोटेंशियल डिफरेंस भी विभवांतर उत्पन्न हो गया कितना, भी। और इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। क्या बन गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया सर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना तो इंटेंसिटी का दिशा इधर होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा इधर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ जो चार्ज पार्टिकल है उसको खींच के इधर लाएगा कि नहीं लाएगा, तो उस चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डी के बराबर होगा या नहीं होगा। सर इस पर चार्ज हो गया तो इसके यूनिट एरिया पर चार्ज का सिंबल क्या मान लेंगे, सिग्मा। यहाँ भी यूनिट एरिया पर चार्ज क्या मान लेंगे, सिग्मा मान लेंगे। तो ये सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए। इस प्लेट का एरिया ए, इस प्लेट का भी एरिया ए, दोनों प्लेट का एरिया एकदम बराबर बराबर होगा और दोनों आमने सामने रखेंगे। फॉर एग्जांपल अपने घर के दीवार को सोचो, अपने घर का एक दीवार को मान लो प्लस और एक दीवार को मान लो माइनस, तो यही हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या हो गया ये, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ भी वही कंसेप्ट होगा, सी बराबर क्यू बाय भी। सर यहाँ क्यू का मान कितना होगा, तो सर यहाँ पर सिग्मा बराबर क्यू बाय ए, तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या कहोगे, सिग्मा इंटू ए। यह एक समीकरण नंबर 2 आपका हुआ। इसको समीकरण नंबर 1 में बैठा देंगे। अब ये भी का मान हमको खोजना है कहीं से, कहाँ से भी ला सकते हो तुम लोग हैं? तो सर यहाँ से हम लोग भी बराबर क्या कर सकते हैं, ई बाय डी। जल्दी बोलो हाँ है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मान इंटेंसिटी बाय डिस्टेंस कर सकते हैं। तो सर अभी कुछ देर पहले कहे थे प्लेट ये पर यदि चार्ज है तो सिग्मा बराबर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलो, ये बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहाँ पर भी बराबर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर इतना हो गया और क्यू बराबर इतना हो गया, तब कैपेसिटेंस सी बराबर, देखना गौर से, सी बराबर आपका हो जाएगा डायरेक्ट क्यू बाय भी। क्यू का मान सिग्मा इंटू ए बाय भी बराबर हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए, ठीक है। भी बराबर ई बाय, सॉरी यहीं पर गलती हुआ है, ई बराबर ये उल्टा लिखा गया है भी बाय डी। तब यहाँ पर भी बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका ई इंटू डी, सॉरी यस, और तब उस ई का मान बैठाएंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, राइट। तब आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी था तुम्हारा सिग्मा बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो अब बैठाओगे तो भी बराबर हो जाएगा ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पर से मान बैठाएंगे तब सही होगा, ई बराबर सिग्मा इंटू ए बाय सिग्मा इंटू डी बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाय डी। यही था क्वेश्चन नंबर 5, यही था क्वेश्चन नंबर 5। तो बीच में देखे क्वेश्चन नंबर 5 बोले तो आप लोग हल्ला करने लगे, तो हम क्वेश्चन नंबर बोल भी नहीं किए अब प्रूफ भी हो गया, ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय।